हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो रिसेंटली मैंने 2024 एग्ज़ाम्स के लिए बिगिनर्स की स्ट्रैटेजी पर वीडियो अपलोड किया था एंड उसमें कुछ कमेंट्स आए थे कि रिपीटर्स के लिए भी एक स्ट्रैटेजी लेकर आइए। तो मुझे याद था, बस थोड़ी सी देर हो गई। आई नो सबसे ज़्यादा जिनको ज़रूरत है 2024 के एग्ज़ाम्स की स्ट्रैटेजी की वो है रिपीटर्स, क्योंकि वो कंपैरेटिवली जो न्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनके कंपैरिजन में थोड़े डिमोटिवेटेड होते हैं। कई डाउट्स होते हैं उनके माइंड में कि इस साल हमारा पेपर निकलेगा कि नहीं, ये हमारा सेकंड अटेम्प्ट है, फिर से कैसे हम पढ़ना स्टार्ट करें। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है माइंड में। तो ये वीडियो मैंने उन्हीं के लिए लेकर आया है। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड फील मत करिए, क्योंकि आपको पॉजिटिव सोचना है कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट टाइम जिनकी प्रिपरेशन होगी, जिनका ये फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, उनके कंपैरिजन में आपके पास एक अपर हैंड है प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि आपको अब बेसिक्स क्लियर नहीं करने, आपका बेसिक्स क्लियर हो चुका है। आपको जो वर्क करना है अपने मेंस के प्रिपरेशन के ऊपर वर्क करनी है। आपने जो बेसिक्स अपना फाउंडेशन बनाया है उसको आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग करना है। कंपैरेटिवली आपके लिए थोड़ा सा ईजियर होगा, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो शुरू से पढ़ेंगे, पहले अपना बेस बनाएंगे, फिर अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी पर काम करेंगे, देन फिर वो मेंस की प्रिपरेशन करेंगे। सो डीमोटिवेटेड फील मत करिए, बस आपको मेहनत करनी है। क्या पता इस साल आप अच्छे से मेहनत करें तो सारे एग्ज़ाम्स आपके क्लियर हो जाए, सारे मेंस आपके क्लियर हो जाए। जैसे मेरे केस में था, फर्स्ट मेंस मेरा कुछ 0.87 मार्क्स से ही रह गया था, बट फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, खुद को मोटिवेट किया एंड जब मैंने नेक्स्ट टाइम जितने भी मेंस मैंने अटेम्प्ट किए थे वो सारे मेरे क्लियर हो गए थे। तो मैं भी आपकी हेल्प करूँगी, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं सारी स्ट्रैटेजीज़ आपके लिए अवेलेबल करा दूँगी इस चैनल पर। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आने वाली वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बस बता देना कि ये वीडियो हेल्पफुल लगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आगे और वीडियोस अपलोड करने के लिए। तो बिना कुछ लेट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिपीटर्स की। तो दो तरीके के रिपीटर्स हैं। फर्स्ट, वो जिन्होंने प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाए थे लास्ट ईयर, कोई भी रीज़न हो सकता है, प्रिपरेशन तभी तुरंत चालू की होगी या कुछ अप्रोच उन्होंने गलत फॉलो किया होगा। पहले कैटेगरी में वो आते हैं। दूसरी कैटेगरी में वो आते हैं जिन्होंने प्रीलिम्स निकाल लिया है, जिनका प्रीलिम्स के ऊपर हाथ बैठ गया है, बस वो मेंस में जाकर अटक जाते हैं, कुछ मार्क्स से ही जिनका मेंस रह जाता है, उस कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं। तो पहले हम फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करेंगे। अगर आप सेकंड कैटेगरी में आते हो तो मैंने टाइम स्टैम्प मेंशन कर दिया है, आप सीधे वहां जाकर वीडियो को देख सकते हो। तो ऐसे रिपीटर्स जिन्होंने प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए लास्ट ईयर, या फिर ऐसे भी कुछ रिपीटर्स होंगे जिन्होंने प्रीलिम्स तो निकाल लिए थे बट बहुत ही कम मार्जिन से। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप लोग बुरा मत मानिएगा, पर ये सच है। अगर आपने प्रीलिम्स निकाला है बट 1-2 मार्क्स ऊपर ही आए हैं आपके कट ऑफ से, या 2-3 मार्क्स ही ऊपर आए कट ऑफ से, एंड आपने मेंस अटेम्प्ट किया है, तो ये बिल्कुल भी आपको खुश होने वाली बात नहीं है। क्योंकि ये आपको दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप अभी भी अपने प्रिपरेशन में लैग कर रहे हो। मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी एंड मेरा मैं जब रिपीटर हो चुकी थी ऑलरेडी एक मेंस देने के बाद, तब मैंने भी आप लोगों की तरह स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस देखना स्टार्ट किया था। तो आशीष अरोरा सर जो क्वांट्स पढ़ाते हैं, उनकी मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो देखी थी एंड उन्होंने सेम चीज़ वहाँ पर मेंशन की थी कि अगर आपका प्रीलिम्स जो है 2-3 मार्क्स ऊपर कट ऑफ से ऊपर आया है एंड आपने क्लियर किया है, तो आपको खुश नहीं होना चाहिए। आपको ये सोचने में लग जाना चाहिए कि कहाँ हमारी प्रिपरेशन अभी भी लैग कर रही है। क्योंकि आप जब तक प्रीलिम्स से अच्छे खासे मार्जिन से ऊपर स्कोर नहीं करते हो, वो यही इंडिकेट करता है कि आपकी प्रिपरेशन में कमी है कहीं ना कहीं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस चीज़ का एनालिसिस करना है कि क्या आपने कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए, क्या आपका जो सेक्शन वाइज अप्रोच करने का तरीका है वो गलत है। बैठ के आप देखिए कहाँ कमी रह गई है एंड आपको उसके ऊपर वर्क करना है। एंड मैं आपको पर्सनली एक चीज़ रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद फॉलो की थी, कि आप जो बिगिनर्स की स्ट्रैटेजी मैंने अपलोड की है आप उसको देखिए एंड आप शुरू से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए।
ऑफ कोर्स जो न्यू स्टूडेंट्स है उतना टाइम आपको नहीं लगेगा जितना उनको लगता है, बट मैं यही बोलूँगी कि आप वापस से वीडियोस देखना चालू करिए, वापस से एक एक टॉपिक पे वर्क करना चालू करिए। यही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अब आपको टारगेट रखना है इस साल कि आप प्रीलिम्स तो एक अच्छे मार्जिन से आप निकालो ही, बट आपको मेंस भी इस साल क्लियर करना है। तो आप ये जो फरवरी मंथ है उसमें आप कोशिश करिए कि अपना बेस जो है अच्छे से बिल्ड कर लो। बाकी जो बिगिनर्स वाली स्ट्रैटेजी है आप उसको फॉलो करना, जो जो टॉपिक आपका होता जा रहा है आप उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करके आगे बढ़ सकते हो। अब बात करते हैं उन रिपीटर्स की जिनका प्रीलिम्स जो है स्ट्रॉन्ग हो चुका है काफ़ी, जो कॉन्फिडेंट है कि उनका प्रीलिम्स जो है निकल जाएगा, बस मेंस को लेके वो कॉन्फिडेंट नहीं है। कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ मार्जिन से मेंस जो है नहीं क्लियर हो पाया है। तो मेंस दो रीज़न की वजह से आपका क्लियर नहीं हुआ होगा। पहला, आपकी कहीं प्रिपरेशन में कमी रह गई है, आपने कोई टॉपिक्स छोड़ दिए हैं, कोई वीक टॉपिक्स थे जिसकी आपने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की एंड वो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ गए। दूसरा जो है वो ये है, आपका अप्रोच गलत है। आपने पढ़ा सब कुछ है बट एग्ज़ाम में जाके आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कौन से क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है। गलत क्वेश्चंस आपने पिक कर लिया एंड आपका उसके पीछे टाइम वेस्ट हो गया। ये भी मेरे खुद एक फ्रेंड के साथ हुआ है। वो भी रिपीटर ही है फ़िलहाल। उसने सब कुछ पढ़ा हुआ है बट उसका मेंस क्लियर नहीं हो पाया। उसने मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बताया था कि जब वो एग्ज़ाम में गया तो उसने कुछ गलत क्वेश्चंस को पिक कर लिया जिसके पीछे टाइम चला गया एंड जब उसने आगे क्वेश्चंस देखा तो कुछ इजी क्वेश्चंस थे जिसकी वजह से उसका स्कोर जो है वो कम हो गया। ये रीज़न भी हो सकता है। तो सबसे पहले बैठ के आपको एनालिसिस करना है कि आपकी क्या कमी रह गई है। मैं जब रिपीटर थी तब मैंने भी एक जगह पूरा लिखा था। मेरे केस में क्या था कि मैंने क्वांट्स में अच्छी से प्रिपरेशन नहीं की थी एंड मैं करंट अफेयर्स के लिए भी कहीं ना कहीं गलत प्रिपेयर करी थी। मैं सिर्फ 3 मंथ्स का पढ़कर गई थी, वो जो कि बहुत गलत है। बैंकिंग अवेयरनेस मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। तो मेन जो है मेरा क्वांट्स की वजह से रुक गया था, क्योंकि क्वांट्स में मैंने केसलेट नहीं पढ़ा था, व्हेन डीआई होती वो नहीं पढ़ी थी, एरिथमेटिक बेस्ड जो डीआई होती है उसको भी मैंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया था। तो मैंने वो सारे पॉइंट्स लिखे एंड फिर मैंने सोचा कि मुझे अब वापस से इसके ऊपर वर्क करना है। सिमिलरली आपको अपनी वीक एरियाज जो है उसके ऊपर वर्क करना है। ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपके वीक होंगे उसके ऊपर वर्क करना है, ऐसे टॉपिक्स जो आपने स्किप कर दिए उसके ऊपर वर्क करना है, और आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको आपको और स्ट्रॉन्ग करना है। उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो वीक टॉपिक्स हैं और जो नहीं पढ़े हो उसके ऊपर टाइम लगा रहे हो, पर जो आपका स्ट्रेंथ है क्योंकि आप उसको नहीं पढ़ रहे हो वो आपकी वीकनेस बन जाए। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ मंथ वाइज स्ट्रैटेजी। ये आपके पास रफली अराउंड 6 मंथ्स है पढ़ने के लिए, जो कि अगर आप अच्छे से प्लान करते हो, आपकी परफेक्ट स्ट्रैटेजी होती तो आप आराम से इस साल मैं गारंटी देती हूँ कि आप मेंस ज़रूर निकालोगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मंथ वाइज आपको क्या फॉलो करना है। तो बात करते हैं फर्स्ट मंथ की जो है फरवरी। सबसे पहले आपको क्या करना है, शुरू के जो 10-15 दिन हैं उसमें आपको रिवीजन करनी है उन टॉपिक्स की जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, जिनमें आपका हाथ बैठा हुआ है वो पढ़ना है। क्या रिवीजन करना है? सबसे पहले इंग्लिश में आपने ग्रामर रूल्स पढ़े होंगे, जो क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके होते हैं वो पढ़े होंगे, वोकैबुलरी पढ़ी होगी, आपने खुद के नोट्स भी बनाए होंगे ग्रामर के, तो उसको आपको रिवाइज करना है। इन केस अगर आपने ग्रामर स्किप किया था, ग्रामर के नोट्स आपने नहीं बनाए, तो कोई बात नहीं, आप उसको स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आपने पहले से उस सबको पढ़ा हुआ है तो आपको उसको रिवाइज करना स्टार्ट करना है। क्वांट्स में आपको क्या रिवाइज करना है, एक बार फिर से आप स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स आप सब रिवाइज करिए। स्क्वायर्स आपको एटलीस्ट 30 तक आना चाहिए, क्यूब्स आपको 15 तक आना चाहिए, टेबल्स आपको रिवाइज करना है। कैलकुलेशन अपनी मजबूत करिए ये 10-15 दिन में। और जो आपने एरिथमेटिक पढ़ा था पिछले साल उसको आपको रिवाइज करना है। एरिथमेटिक में बहुत सारे टॉपिक्स है, उसमें बहुत अलग अलग तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो जो भी शॉर्टकट्स, ट्रिक्स जो भी आपने पढ़े थे एरिथमेटिक के क्वेश्चंस को फास्टली सॉल्व करने के लिए, उन सभी को आप रिवाइज कर लीजिए। एक बार सारे चैप्टर्स से गो थ्रू हो जाइए। जैसे देखिए सिंपल इंटरेस्ट में हाँ ये मेथड्स होते, ये फॉर्मूलाज थे, ये टाइप्स के क्वेश्चंस थे जो मैंने पढ़े थे। फिर देखिए एवरेज के क्वेश्चंस, एजेस के क्वेश्चंस, ऐसे करके एक एक जो टॉपिक है उसका आप फटाफट रिवीजन कर लीजिए। स्पेशली ये चीज़ मैं इंग्लिश एंड क्वांट्स के लिए ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू रीजनिंग। तो इसमें रिवीजन पे अच्छे से ध्यान देना इंग्लिश एंड क्वांट्स पे।
एंड अगर आपका वीकर सेक्शन है तो आपको तो और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में ऑफ कोर्स आपने मेंस दिया होगा तो आपने रीजनिंग के मेंस के भी टॉपिक्स पढ़े होंगे। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम मेंस के भी टॉपिक्स जो होते हैं उसको भूल जाते हैं, जैसे मैजिक बॉक्स ट्रिक हो गया, जो कोडेड एडवांस कोडिंग आती है उसको सॉल्व करने के लिए लगता है वो ट्रिक हो गया, मशीन इनपुट आउटपुट हो गया, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये सब टॉपिक्स को एक बार फटाफट गो थ्रू हो जाइए, क्योंकि यही जो 15 दिन है, शुरू के 10-15 दिन, यही आपको टाइम अपने आप को देना है कि यही 10 to 15 डेज में मैं रिवीजन करूँगा, उसके बाद मैं लर्निंग फेज़ में जाऊँगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करके फिर मेंस पे ध्यान देना है। तो मैं जो आपको शेड्यूल बता रही हूँ आप प्लीज़ उसको लाइटली मत लीजिए बिल्कुल भी, कि हाँ 6 मंथ्स है तो आराम आराम से हम करेंगे, अगर 1-2 दिन नहीं भी पढ़े तो चलेगा, या थोड़ा 10 दिन एक्सटेंड कर दिए हमने टाइम टेबल, तो प्लीज़ नहीं करिएगा ऐसे। अब जनवरी ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, इसीलिए मैं एकदम आपका टाइट शेड्यूल बता रही हूँ आपको कि पहले 15 डेज़ में आपको सिर्फ रिवीजन के ऊपर ध्यान देना है, उसके बाद आपको रिवीजन के ऊपर टाइम नहीं देना है। तो ये थी शुरू के 10-15 डेज़ ऑफ फेब्रवरी की बात। अब जो आपका बचा टाइम है, आखिरी का 10 to 15 डेज़ जो आपके पास फेब्रवरी के बचे हैं, उसमें आपको क्या करना है, ऐसे कुछ टॉपिक्स जो आपने छोड़ रखे हैं, जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी छोड़ दिया था, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए थे, वेन DI छोड़ी थी, एरिथमेटिक DI छोड़ दी थी हाई लेवल की क्वांट्स में, तो फिर वो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। सेम आपको भी यही करना है। ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है जो मुझे सीरियसली वर्क की थी, एंड ये मैंने टीचर्स एंड जो एग्ज़ाम्स निकाल चुके थे उन्हीं से मैंने सीखा था, इसीलिए मैं आपको एक पर्सनल फ्रेंड की तरह गाइड करूँगी। अगर मेरे भाई बहन भी होते तो मैं उनको यही स्ट्रैटेजी बताती, या खुद भी मैं होती तो यही फॉलो करती। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो टॉपिक्स आपने स्किप किए उसको आपको पढ़ना है। अगेन आपको यही माइंड में रखना है कि यही 15 दिन है, इसी में मैं पढ़ूंगा, अब आगे मेरे पास टाइम नहीं है, आगे मुझे दूसरी चीज़ों पे ध्यान देना है। ये 10-15 दिन मैं इस टॉपिक के ऊपर इतने अच्छे से लगा दूंगा कि वापस मुझे पढ़ने की नौबत ना आए, वापस मुझे इसको पीछे पलट के देखने की ज़रूरत ना पड़े कि अरे वो टॉपिक मेरा छूट गया था, वापस शायद पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि यू नेवर नो, हो सकता है कि आपने आज एक टॉपिक छोड़ दिया बट मेंस के एग्ज़ाम के पहले आपको याद आया, एंड तब आप नया टॉपिक पढ़ोगे और पैनिक हो जाओगे, थोड़ा मेस क्रिएट हो जाएगा। तो ये 10-15 दिन आपको नए जो टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने हैं जो आपने छोड़ रखे थे। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बोलना चाहूँगी कि जैसे अभी आप नए टॉपिक्स को सीखोगे या फिर रिविजन भी अगर आप करते हो, तो आप में से कई स्टूडेंट्स होंगे जो वीडियोस से सीखेंगे, लेक्चर्स जो होते हैं उससे सीखेंगे। तो मैं ये बोलूँगी कि आपको ये भी टारगेट रखना है कि जो वीडियोस है जिनसे आप सीखेंगे, जिनसे आप रिवीजन करेंगे, जो वीडियोस के ऊपर आप डिपेंडेंसी है वो लिमिट करना है आपको फरवरी मंथ तक के। उसके बाद आप जो भी वीडियोस देखेंगे वो सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ही वीडियोस देखेंगे। फरवरी के बाद आपको बिल्कुल भी अपना टाइम लर्निंग फेज पे वेस्ट नहीं करना है, वीडियोस देख के अपना टाइम ख़राब नहीं करना है। फरवरी के बाद वाला जो फेज़ है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए आप वीडियोस देख सकते हो, पर सीखने की वीडियोस आपको फरवरी में कंप्लीट कर लेनी है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि आप में से कई स्टूडेंट्स होंगे जिनका अच्छा खासा परसेंटाइल आ चुका होगा, प्रीलिम्स में भी आप लोगों में से कई लोगों ने हाई स्कोर किया होगा, तो एक मन में बैठ जाता है जनरली हमारे कि हमारी प्रीलिम्स की तैयारी हो चुकी है, हम इस साल प्रीलिम्स तो आराम से निकाल लेंगे। एंड ऐसे स्टूडेंट्स जो है प्रीलिम्स के प्रति इग्नोरेंट हो जाते हैं, सिर्फ मेंस के ऊपर ध्यान देने लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। प्रीलिम्स की प्रैक्टिस एटलीस्ट आपको 1 to 1.5 आवर डेली आपको उसको देना है। अगर आप डेली 2 आवर्स देते हो तो बेस्ट है। दिन का 2 घंटा प्रीलिम्स के लिए निकालिए, बाकी का पूरा जो टाइम है, अगर आप 12 घंटे भी पढ़ते हो या 10 घंटे भी पढ़ते हो तो 8 से 10 घंटे आपके पास होंगे डेली के मेंस के लिए, जो कि मोर देन इनफ है। 2 घंटा आप जो डेली दोगे प्रीलिम्स के लिए वो आपको पता नहीं चलेगा, पर कई बार क्या होता है कि ये जो प्रीलिम्स की प्रैक्टिस हम डेली करते हैं, जो हमारी स्पीड बनी रहती है, ये कई बार जो है हमारी स्पीड बढ़ाने के लिए हेल्प करता है मेंस के लिए भी। आपने सुना होगा कि मेंस में स्पीड की ज़रूरत नहीं है, पर ये सब मिथ में मत आओ। आपको हमेशा एग्जाम में यही टारगेट रखना है कि स्पीड के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, जो कि आप जब प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते रहोगे रेगुलरली, जब आप रेगुलरली उसके मॉक टेस्ट देते रहोगे, अपनी स्पीड के ऊपर भी ध्यान देते रहोगे, तो वो चीज़ जो है आपको कहीं ना कहीं मेंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो जैसे कि अब फरवरी मंथ का मैंने बता दिया, फरवरी मंथ का जब आपका लर्निंग एंड रिविजन वाला फेज़ ओवर हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने प्रैक्टिस फेज़ को स्टार्ट करना है।
मार्च एंड अप्रैल जो है इस पे आपको फोकस करना है अपनी टॉपिक वाइज स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने के लिए। आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक को आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। आपको एक एक टॉपिक को जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। थोड़े हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि ऑब्वियसली अब आपका टारगेट जो है वो मेंस का एग्जाम है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप शुरू से ही एकदम टफर लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। मैं आपको ऑलवेज यही रिकमेंड करूँगी कि ऑलवेज स्टार्ट विद द ईजियर क्वेश्चंस फर्स्ट। कई बुक्स है जो मार्केट में अवेलेबल है जहाँ पे आप देखोगे लेवल वाइज क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक की बुक हो गई, एस क्वांट्स हो गया, और भी बहुत सारे बुक्स हैं जिसमें लेवल वाइज क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो मैं आपको पर्सनली यही रिकमेंड करूंगी कि स्टार्ट विद द इजियर क्वेश्चंस फर्स्ट लेवल 1 के क्वेश्चंस बनाइए, लेवल 2 के क्वेश्चंस बनाइए। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार इजी क्वेश्चंस को मैं क्यों सॉल्व करूं, जब मेरा प्रीलिम्स मेरा मॉक्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं प्रीलिम्स के, एंड मेरे टॉपिक्स अच्छे खासे क्लियर है, बेस बना हुआ है। प्लीज़ ऐसा मत करना। आप इजी क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करिए, उसके बाद धीरे धीरे आप लेवल बढ़ाते जाइए। ये आपकी हेल्प ही करेगा, इससे कोई लॉस नहीं है। हाँ, भले अगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एकदम ही इजी लेवल के होते हैं, जो एग्जाम्स में भी नहीं आते, उन क्वेश्चंस को भले आप स्किप कर सकते हो, पर आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मान लीजिए आपने अरिथमेटिक का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक उठाया, आपने बुक लिया, उसके क्वेश्चंस आपने 2-3 दिन अलॉट कर लिए, 2-3 दिन आपने उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया, वो टॉपिक आपका खत्म हो गया। फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। ऐसे करते करते एक एक टॉपिक्स आपको ख़त्म करने हैं। प्रीलिम्स के भी कुछ टॉपिक्स होंगे जिनका आपने रिवीजन किया था या फिर आपने सीखा था। तो जो टॉपिक्स आपने फरवरी मंथ में स्किप किया था एंड आपने तभी तभी पढ़ के उसको ख़त्म कर लिया, उसकी प्रैक्टिस भी आपको अभी करनी है मार्च एंड अप्रैल में। तो उसके भी क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। तो मैं बोलूँगी कि अगर बुक्स से हो पाता है तो क्वांट स्पेशली, एंड उसमें भी अरिथमेटिक का जो सब्जेक्ट होता है वो कोशिश करिए सॉल्व करने के क्वेश्चंस। अगर आपके पास बुक्स नहीं अवेलेबल है तो जिन जिन बुक्स के पीडीएफ मेरे पास है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे मेरे भेजे हैं, और आप जुगाड़ भी लगा सकते हो बाकी बुक्स का। मिल जाते हैं आजकल सारी बुक्स के पीडीएफ्स, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। तो मैं बात कर रही थी कि प्रैक्टिस की, तो आप एक एक टॉपिक जैसे जैसे निपटाते जाओगे। आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको सेक्शनल टेस्ट भी देना है। आपको मेंस का सेक्शनल टेस्ट ज़रूर देना है। आगे मैं ये भी बताऊंगी कि आपको मॉक टेस्ट कितने देने हैं, उसका आप टेंशन मत लीजिए। तो मार्च एंड अप्रैल में आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक की आपने प्रैक्टिस कर ली, आप उसके क्विजेस भी ज़रूर लगाना। प्लीज़ अगर आप बुक्स से सॉल्व कर रहे हो, पीडीएफ्स वगैरह से सॉल्व कर रहे हो, तो क्विजेस बिल्कुल भी स्किप मत करना। क्विजेस क्या करता है, आप जब क्विजेस देना स्टार्ट करते हो तो जैसे मान लीजिए आपने वोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस के क्विजेस आपने लगाई, तो उससे क्या होगा कि मान लीजिए आपने पहले आपको 60 सेकेंड्स लगते थे उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, पर क्योंकि आपने इस बार आपने बुक से भी प्रैक्टिस की है, विदाउट टाइमर एंड विद टाइमर बोथ आपने प्रैक्टिस की है, क्विजेस आपने लगाए हैं, तो अब आप देखेंगे आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी अपनी स्पीड के ऊपर। एंड कई बार ऐसा होता है ना, जो हमारा टाइम होता है समझने का क्वेश्चन को, आप कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा कि आप एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसको समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है कि अच्छा ये क्वेश्चन में कैसे अप्रोच हमको लगाना है, कैसे सॉल्व करना है। तो ये जो टाइम स्पैन है, आप जब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना ये टाइम स्पैन आपको कम लगता है। आप क्वेश्चन देखते हो, आपको फटाक से समझ में आने लग जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन में ये दिया है एंड हमको ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो टाइम है आपका कम होके स्पीड आपकी बढ़ेगी। ये आप जब क्विज़ सॉल्व करोगे एंड आप एक एक टॉपिक की आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी बढ़ेगी। तो आपको क्या करना है, आपकी वीकर टॉपिक्स का तो क्वेश्चंस आपको पक्का लगाना ही लगाना है। इसके साथ साथ आपके जो मेंस के भी टॉपिक है सिंगल सिंगल, उसको भी आपको सॉल्व करनी है। आप 2-2 3-3 दिन अलॉट कर लो, आप अपना एक टाइम टेबल बना सकते हो, जैसे कि आज से लेके 3 दिन तक के मैं रेशियो प्रोपोर्शन करूँगा, उसके बाद मैं ये टॉपिक करूँगा। तो आप अपना खुद का टाइम टेबल बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस। आपको पता होगा कि किस टॉपिक्स को अभी आपको सॉल्व नहीं करना है, तो आप बेस्ट पर्सन जो है आपके लिए टाइम टेबल बना सकता है वो आप खुद हो। तो अब जब आपका मार्च एंड अप्रैल में टॉपिक वाइज आपने अपनी स्ट्रेंथ बिल्डअप कर ली, क्विजेज आपने दे लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास बचा मई, जून एंड जुलाई। तो मई एंड जून का जो टाइम है, अब आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, अब आपको क्या करना है, कलेक्टिव प्रैक्टिस करनी है। आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है, पीडीएफ सॉल्व करनी है जिसमें सारे क्वेश्चंस हो, सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस अवेलेबल हो।
क्यों? क्योंकि अब अभी तक आपने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस किया, पर अब आपको ये भी तो सीखना है कि एक सेक्शन जब चालू होता है तो अप्रोच कैसे बिल्डअप करना है। क्योंकि कई लोग होते हैं जो अपना टॉपिक वाइज स्ट्रेंथ तो बढ़ा लेते हैं, पर एग्जाम में जाके ऐसा होता है कि अप्रोच नहीं कर पाते क्वेश्चंस को ढंग से, गलत क्वेश्चंस को पिक कर लेते हैं। तो ये जो आपका वीकनेस है वो तभी सॉल्व होगा जब आप सेक्शनल टेस्ट देना स्टार्ट करोगे, जब आप इकट्ठा जो क्वेश्चन है उसको देना स्टार्ट करोगे, तभी आपका माइंड क्लिक करना स्टार्ट होगा। जब आप वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तभी आपको वो हेल्प देगा। तो आपको क्या करना है, मई एंड जून में आपको कलेक्टिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। आप ये कहाँ से कर सकते हो? आप यूट्यूब के वीडियोस से कर सकते हो। क्वांट्स में जैसे हर्षल सर हो गए, आशीष अरोरा सर हो गए, उनके आप देखोगे उनके यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं कि जैसे एसबीआई क्लर्क मेंस एरिथमेटिक क्वेश्चंस, तो उसमें 20 क्वेश्चंस होंगे जो वो प्रैक्टिस कराते हैं। आईबीपीएस क्लर्क मेंस लेवल डीआई, तो उसमें 4 से 5 सेट होते हैं डीआई के, वो सॉल्व करवाते हैं। आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाओ, बहुत सारे फ्री वीडियोस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप पेड सब्सक्रिप्शंस बाय नहीं करना चाहते या अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फ्री का कंटेंट इतना सारा है मेंस का ऑनलाइन अवेलेबल कि आप उससे आराम से मेंस निकाल सकते हो। मैंने भी जो मेंस का जो प्रिपरेशन किया था, 85 to 90% ऑफ सोर्सेज जो थे वो सारे फ्री सोर्सेज ही थे। रीजनिंग में मैं ये बोलूँगी कि पर्सनली गाइडली का जो पीडीएफ है उसको आप परचेस कर लो अगर हो पाता है तो, क्योंकि पर्सनली मैंने खुद रीजनिंग के लिए उनकी पीडीएफ जो है परचेस की थी। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं, आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो रीजनिंग के लिए। यूट्यूब के वीडियोस मैं इसलिए रिकमेंड नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो आपका टाइम खा सकता है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है जब आप एक बार सीख जाते हो क्वेश्चंस को अप्रोच करना, प्रैक्टिस करना, उसके बाद आपको वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं लगती है पर्सनली मेरे हिसाब से। वो जो वीडियो देखने का टाइम है उससे अच्छा आप सेक्शनल टेस्ट दे दो, आप क्विजेस दे दो, आप मॉक टेस्ट दे दो, पर वीडियोस पे रीजनिंग के लिए प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करना। आपका टाइम जो है बहुत प्रेशियस है, इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो आप क्या करिए, रीजनिंग में गाइडली का पीडीएफ ले सकते हैं तो ले लीजिए, या फिर आप क्या करिए, आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो। बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। मिनी मॉक्स होते हैं बहुत सारे वेबसाइट पे, आप वो दे सकते हो। इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हो, निमिषा मैम की परफेक्शन क्लास आती है, खास करके वो स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश में एवरेज है या हिंदी मीडियम से है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि इंग्लिश के लिए आप कोशिश करिए कि एटलीस्ट हर ऑल्टरनेट डेज पे निमिषा मैम की परफेक्शन क्लास आप ज़रूर देखो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका दिन का बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है उनकी एक एक क्लास के पीछे, तो आप 2 दिन में एक क्लास को ख़त्म करिए या 3 दिन में एक क्लास को ख़त्म करिए, पर डेली आप इंग्लिश की वीडियोस को फॉलो ज़रूर करिए। उनके यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस आती है, एरर डिटेक्शन के लिए प्रैक्टिस कराते हुए वो क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उनकी खुद की चेकलिस्ट भी आती है, पता नहीं अभी वो कंटिन्यू कर रहे हैं कि नहीं, आप उनका टेलीग्राम चैनल जाकर देख लेना। अगर वो चेकलिस्ट अभी भी दे रहे हैं तो बेस्ट है, मेंस लेवल की चेकलिस्ट है तो बढ़िया है, आप डेली उसको बनाइए, नहीं तो आप सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो इसका। बाकी एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी इंग्लिश के लिए कि ये जो फेज़ है, आप जब से फरवरी से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, आप डेली एडिटोरियल ज़रूर पढ़ना। कब तक पढ़ना है? एग्जाम के एक दिन पहले तक आपको एडिटोरियल एंड करंट अफेयर्स जो है उसको आपको स्किप नहीं करना होता है। ये चीज़ तो अब तक आप लोगों को रटा गई होगी, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी, कि मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि करंट अफेयर्स एंड एडिटोरियल जो है एग्जाम के एक दिन पहले तक आपको पढ़ना होता है, वो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होता है। करंट अफेयर्स में मैं बताऊंगी आपको कि कितने महीने का पढ़ना है एंड कब से स्टार्ट करना है। तो ये हो गया मई एंड जून का। अब बात करते हैं जुलाई की। जुलाई में आपको फोकस करना है अपनी प्रीलिम्स की तैयारी के ऊपर, क्योंकि अगस्त से, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन में, आईबीपीएस का जो कैलेंडर है उसमें आप देख सकते हो कि अगस्त फर्स्ट वीक से ही आपके प्रीलिम्स के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है जुलाई में, अब आपको अपनी स्पीड को बिल्डअप करना है वापस से, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मेंस के प्रिपरेशन के चक्कर में अपनी प्रीलिम्स की जो नैया है वो डुबा दो, अपना स्पीड जो है वो आपने कम कर लिया। प्लीज़ ऐसा मत करना। आपको प्रीलिम्स पे अब आपको जुलाई में ध्यान देना है, मेंस भी आपको पढ़ते रहना है, पर मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपका जो है प्रीलिम्स की स्पीड के ऊपर जाना चाहिए। तो अब बात करते हैं मेंस की मॉक्स की, कि कितने आपको मॉक्स देने हैं एंड कब से देना स्टार्ट करना है। तो क्योंकि फरवरी वाला फेज़ जो है वो आपका रिवीजन फेज़ होगा एंड ऐसा फेज़ होगा जिसमें आप पढ़ रहे होंगे, तो आप एक ही मॉक देंगे फरवरी में मेंस का। उसके बाद मार्च एंड अप्रैल में आप टॉपिक वाइज अपना स्ट्रेंथ बिल्डअप करेंगे। तो मैं ये बोलूँगी कि हफ्ते में एक मॉक दो मेंस का,
उसको एनालिसिस करो, ऐसे कौन से टॉपिक्स है जिसमें आप अभी भी वीक हो, तो बाकी का जो 6 दिन है उसमें आप उस टॉपिक्स पे वर्क कर सकते हो, प्रैक्टिस करके उसको अपना स्ट्रेंथ बना सकते हो। मार्च एंड अप्रैल में वीकली वंस आपको मॉक देना है, तो 4 मॉक 1 मंथ के हो गए। उसके बाद मई एंड जून का टाइम ऐसा है जहाँ आपको कलेक्टिव प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको कलेक्टिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे आप सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दोगे। तो आप क्या कर सकते हो, हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट दोगे मई एंड जून में, तो आपका रफली आप देखोगे तो 16 मॉक्स हो जाते हैं मई एंड जून को मिला के। अब जुलाई में आपको मैं फिर यही बोलूँगी कि क्योंकि आपको प्रीलिम्स के ऊपर ध्यान देना है, तो हफ्ते में 1 मॉक देने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये चीज़ आप फॉलो करते हो तो रफली आपका जो है 6 मंथ्स में आपका 29 to 30 मॉक टेस्ट हो जाता है मेंस का विथ टाइमर। ये चीज़ ध्यान रखना कि विदाउट टाइमर नहीं देना है। विदाउट टाइमर आप दे सकते हो, पर विथ टाइमर एटलीस्ट 15 मॉक्स आपको देकर जाने हैं। तो आप 29 to 30 मॉक्स दे सकते हो। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको 29 to 30 मॉक्स देने ही देने हैं। अगर आप 20 to 25 मॉक्स भी प्रॉपर देते हो, प्रॉपर तरीके से देते हो, जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी से हो गई है, प्रॉपर अप्रोच लगा के जैसे आप एग्ज़ाम में देने वाले हो वैसे, तो भी सफिशिएंट है। क्योंकि नहीं हो पाता यार 20 से 25 मॉक भी। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रिपरेशन के फेज़ में इतने डूब जाते हैं, इतना हमारा टाइम वहाँ पे लग जाता है कि हम लोग को मॉक देने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि ऑब्वियसली 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं मेंस के मॉक के पीछे। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप 25 मॉक या 20 मॉक भी देते हो प्रॉपर तरीके से तो वो भी सफिशिएंट है। पर आप जो बाकी का टाइम जो प्रिपरेशन में लगा रहे हो वो आपको लाइटली नहीं लेना है। तो अब बात करते हैं हम सबका प्यारा सेक्शन करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स आपको कब से पढ़ना स्टार्ट करना है, कितने मंथ से स्टार्ट करना है? पर्सनली मैं ये बोलूँगी कि फरवरी मंथ से पढ़ना स्टार्ट मत करो। IBPS का कैलेंडर जब मैंने देखा तो सितंबर लास्ट एंड अक्टूबर फर्स्ट वीक से आपका मेंस स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो आपको 6 मंथ्स का पढ़ना है इस बार आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है कि आपने 3-4 महीने पढ़ लिए, उसको अच्छे से रिवीजन कर लिया, वो सब आपको नहीं करना है। 6 मंथ्स मतलब 6 मंथ्स आपको पढ़ना है। अगर 6 मंथ्स ज़्यादा लगता है तो 5 मंथ्स, इससे ज़्यादा नेगोशिएट नहीं करना है आपको। 6 मंथ्स का आपको पढ़ना है। आप कब से स्टार्ट कर सकते हैं? मार्च से स्टार्ट करिए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, ये 6 मंथ्स आपको पढ़ने हैं। मार्च से आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करिए। आज जैसे 1 मार्च है, आज की आप न्यूज़ पढ़िए, डेली आपको पढ़ना है, वीकली उसकी रिवीजन करनी है। बाकी जो मैंने आपको बताया है आज, ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी है, सिंगल सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी, मॉक टेस्ट को अप्रोच करने की स्ट्रैटेजी, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, सब कुछ मैं आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे कवर करूँगी। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। कंक्लूजन अगर मैं देना चाहूँ शॉर्ट में तो यही है कि फरवरी में आपको पढ़ना है जो आपने स्किप किया था एंड रिवाइज करना है। मार्च एंड अप्रैल में आपको टॉपिक वाइज स्ट्रेंथ को बिल्डअप करना है। मई एंड जून में आपको कलेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सेक्शन वाइज आपका अप्रोच डेवलप करना है कि हाँ मैं कॉन्ट्स में ऐसे ऐसे अप्रोच करूँगा क्वेश्चंस को, रीजनिंग में ऐसे ऐसे करूँगा, उसको बिल्डअप करना है। स्पीड के साथ एक्यूरेसी बिल्डअप करनी है मेंस के लिए भी। उसके बाद जुलाई में आपको क्या करना है, वापस से प्रीलिम्स के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि अगस्त में आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। तो ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको ओवरऑल स्ट्रैटेजी बता दी है। कोई भी डाउट्स होते हैं आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बट आई नो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल लगी तो कमेंट करके बस बता देना। आगे मैं सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजीज भी अपलोड करूंगी, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाजू में बेल आइकन है, उसको क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि जब भी मैं अपलोड करूंगी वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। कभी कभी नहीं दिखता है कि हाँ सब्सक्राइब करने के बाद भी कि मैंने वीडियो अपलोड की है, तो बेल आइकन को क्लिक कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।